शीत युद्ध होता क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां, पूरा विश्व दो महाशक्तियों में बट गया था, सोवियत संघ और अमेरिका। ये युद्ध उन कटु संबंधों का इतिहास है जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित था। और 1945 से 1991 के बीच दोनों काफी ये ऐसा रक्त रंजित युद्ध नहीं था, बहुत शांति युद्ध था, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रही, कभी युद्ध हुआ नहीं। और एक ये विचारात्मक और राजनीतिक संघर्ष था। विचारात्मक संघर्ष ऐसे था क्योंकि अमेरिका जो था वो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट था, और जो सोशलिस्ट था वो जो सोवियत संघ, दोनों की विचारधाराएं अलग थी। और एक ये डोमिनेंस, महाशक्ति बनने का भी इसका एक मोटिव था। पहला विश्व युद्ध पता ही है कि 1914 से 1918 तक के बीच हुआ था। दूसरा 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक घटनाएं समकालीन विश्व के विषय में माना जाता है। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, समाजवादी का सोवियत संघ कर रहा था। अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने अलायंसेस की थी। नाटो अमेरिका ने किया था, सेंटो सीटो भी अमेरिका ने किया था, और इसके ही जवाब में वार्सा पैक्ट किया गया था। फिर आता है जो छोटे दो देश थे उनसे ये लोग संधियां करते थे, क्योंकि जो छोटे देश थे उनको भी फायदा हो रहा था, उनको हथियार, आर्थिक मदद मिल रही थी, उनको दूसरे जो भी पावर था उससे खतरा नहीं होता था। और ये जो देश थे बड़े वाले, ये भी इसलिए उनको अपने साथ रखते थे क्योंकि उनको प्राकृतिक संसाधन चाहिए होते, सैन्य ठिकाने चाहिए होते दूसरे पे हमला करने के लिए, भू क्षेत्र चाहिए होते थे अपनी गतिविधियों का संचालन करने के लिए। अब जो शीत युद्ध हुआ था उसके कई दायरे थे, कहाँ के फेजेस थे। तो 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी हो गई थी, कोरिया का संकट आया था जिसमें कोरिया दो पार्ट्स में बट गया था, वियतनाम में संकट हुआ था, वियतनाम भी दो पार्ट्स में बट गया, हंगरी में सोवियत का हस्तक्षेप हुआ था। और 1962 ऐसा फेज था जहाँ पे लगा था कि अब युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन विद इन एक वीक में वो भी सॉल्व हो गया। क्यूबा का मिसाइल संकट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर दो ध्रुवीयता को चुनौती, दो ध्रुवीयता इसी फेज को कहते हैं क्योंकि विश्व दो ध्रुव में बट गया था, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका का प्रतिनिधित्व वाला। दो ध्रुवीयता को चुनौती किसने दी थी? गुट निरपेक्ष या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम। ये नव स्वतंत्र देश एशिया और अफ्रीका के थे, क्योंकि वो अभी अभी आजाद हुए थे, वो किसी और गुट में नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन चुना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जो यूगोस्लाविया की राजधानी थी। और 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई थी। बांडुंग सम्मेलन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इनके संस्थापक जो देश थे, भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर थे मिस्र के, सुकर्णो थे इंडोनेशिया के, मार्शल टीटो थे इंडोनेशिया के, और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे, और वामे एनक्रुमा घाना के थे। फिर आती है बात 17वें गुट निरपेक्ष जो आयोजन हुआ था वेनेजुएला में हुआ था। इसमें काफी ज्यादा बातें कही गई थी, जिसमें से राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त शांति अभियान, जलवायु परिवर्तन आदि ये सारे मुद्दे होते हैं इनके। 18वां जो नैम सम्मेलन हुआ था अजरबैजान में हुआ था 2019 में, इसके मीटिंग्स होती रहती हैं। फिर आया था नव आर्थिक नीति, नियो, जिसको कहते हैं 1970 में यूएनओ व्यापार एवं विकास आंदोलन अंगटाड में विकास के लिए नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र देशों का शोषण ना हो सके। टुवर्ड्स और न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इसके लिए। लास्ट वन, भारत और शीत युद्ध। भारत भी उसी टाइम पे नव स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तथा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया और दोनों महाशक्तियों के बीच में मतभेद कम करने का प्रयास किया। अब इसी युद्ध को रोकने के लिए काफी सारी ट्रीटियां हुई थी, परमाणु जो ट्रीटियां थी। तो पहली थी एलटीबीटी थी, सॉल्ट था, स्टार्ट था, और एनपीटी थी। इनका अर्थ था कि ना कोई परमाणु हथियार बनाए, जिनके पास है वही रखे, और परमाणु हथियार न बनाया जाए। भारत को भी कहा गया था, परंतु भारत ने 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु संपन्न देश हो गया था। अब ये कुछ फुल फॉर्म से जो नाटो की हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो की सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। थैंक यू।